हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स सेशन। आप सभी का जो हमारे टॉपिक वाइज 1 ईयर करंट अफेयर्स है, एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपने आगे के टॉपिक्स देख रखे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक के जो भी एक साल में महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक खास तौर पे जो हमारे स्पेस में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं उसके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछता है। जैसे पिछली बार उन्होंने एक मिशन था जो कि इसरो का 100वां मिशन था, वो कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया उससे पूछा गया। अभी हाल में ही एक मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक शॉर्ट नोट्स लिखने को आया था अर्टिमिस मिशन के ऊपर, समुद्रयान के ऊपर, जो हमारा मत्स्ययान है, समुद्र मिशन अपना, उसको लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आज का ये सेशन अंत तक देखिएगा, और उसके बाद से आगे के सेशन आप तक पहुंचे उसके लिए हमारे चैनल को आपके एक सब्सक्राइब करने की जरूरत होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अंत तक तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप वीडियो से कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग स्पेस साइंस की बातें करने वाले हैं। और आपको इस पूरे क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये है ऑफिसर्स वे, जो कि आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही मेरे हैं, ये चैनल भी मेरा ही है और ये मेरा पर्सनल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सियोम 4 मिशन की, जो मार्च में हुए यूपी एपीओ के एग्जाम में इससे एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सियोम 4, जिसको AX4 मिशन भी बोलते हैं, ये सबसे पहले जून 2025 को लॉन्च हुआ। 25 जून की तारीख थी, 15 जुलाई को ये स्प्लैश डाउन हुआ, मतलब ये वापस आया। 18 दिन का ये मिशन था और ये गगनयान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन था। अब इसमें आप सभी को पता है कि हमारे जो गगनयान में 4 व्योम नॉट्स चुने गए, उसमें कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, उनको इस मिशन के लिए चुना गया, ताकि इनके पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का स्पेस का एक्सपीरियंस हो और वो एक्सपीरियंस को हम गगनयान में यूटिलाइज कर पाए। लेकिन क्या था ये हमारे एक्सियोम 4 मिशन, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एक्सियोम 4 मिशन है, ये नासा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब यहाँ पे इंडियन तो थे, लेकिन ये पूरा का जो पूरा मिशन है वो नासा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें इसरो ने कंट्रीब्यूट किया, इसरो ने पार्टिसिपेट किया था। इसरो के साथ साथ अभी हम लोग बातें करेंगे, इसरो के साथ साथ यहाँ पे हमारे और भी 3 अलग अलग देश के जो एस्ट्रोनॉट्स है वो गए थे। तो हमारे साथ अगर आप देखेंगे तो शुभांशु शुक्ला जी गए, देन उसके बाद से पोलैंड के यहाँ पे स्लॉज गए थे, देन हंगरी के यहाँ पे याद रखना टिबोर गए थे। तो ये तीनों अलग अलग देश के थे, और नासा की तरफ से इसको लीड कर रही थी पिगी विट्सन। पिगी विट्सन जो इसके कमांडर थे, तो इनके नाम याद रखने हैं। तो ये अलग अलग देशों के हमारे एस्ट्रोनॉट्स के साथ नासा ने एक्सियोम कंपनी के साथ, एक्सियोम स्पेस के साथ इस मिशन को शुरू किया, और ये उनका चौथा मिशन था, इसलिए एक्सियोम 4 बोलते हैं। अब यहां से की पॉइंट जो हमारे एग्जाम में याद रखने वो क्या क्या है। तो यहां पे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को, जो आप यहां पर देख रहे हैं, प्राइम क्रू मतलब पायलट में थे, और ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बने जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है वो गए। इसके पहले बोलेंगे सर सुनीता विलियम्स भी गई थी, वो भारतीय मूल की हैं लेकिन भारतीय नहीं। दोस्तों यहां से आप देखोगे सेकंड इंडियन है जो स्पेस में गए आफ्टर राकेश शर्मा। तो स्पेस में राकेश शर्मा जी जा चुके थे 1984 में, है ना, ये भी स्टेटमेंट बन सकता है। और उसके बाद ये दूसरे भारतीय बने। तो स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय, स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय। अब यहां पर देखेंगे बैकअप क्रू के तौर पे कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर थे, है ना, जो यहां पर इंटेंसिव ट्रेनिंग्स के दौरान अगर कुछ बैकअप पायलट की जरूरत होती तो वो यहां पर थे। तो ये भी आपको याद रखना, स्टेटमेंट पूछ सकता है। अब यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, तो जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थे तो हमसे कनेक्ट भी किया था, और उन्होंने बताया था कि वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे कि स्पेस फार्मिंग और एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने काम किया, कि कैसे माइक्रोग्रेविटी में हमारे 6 क्रॉप्स के सीड्स की वैरायटी को वो लेकर के गए और देखा उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ लाइफ सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट का इन्वायरमेंट है, जहां पे किसी तरीके का कोई भी एयर नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, वहां पर हमारे जो इडिबल माइक्रो एल्गी है, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया इडिबल माइक्रो एल्गी, ये किस तरीके से ग्रो करते हैं ताकि फ्यूचर में जब हम स्पेस में जाएं तो यही खाएंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके से ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद से ह्यूमन फिजियोलॉजी को भी यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से हमारी जो मसल्स हैं, हमारे जो
ह्यूमन इलेक्ट्रो डिस्प्ले है, माइक्रोग्रेविटी में किस तरीके से काम करते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। और उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पर माइक्रो बायोलॉजिकल रीसाइलेंसेस के ऊपर भी ध्यान दिया कि किस तरीके से हमारे जो बोल सकते हैं वाटर बियर है वो कैसे सरवाइव कर रहा है, किस तरीके से वो बायोलॉजिकल अडॉप्ट कर रहा है स्पेस में। ये 7 अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे जिनको यहाँ पर किया गया, चाहे वो स्पेस फॉर्मिंग हो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पर स्पेस का क्या इंपैक्ट पड़ता है, और बायोलॉजिकल रीसाइलेंसेस को भी यहाँ पर चेक किया गया। तो ये यहां पर चेक किए गए और ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा सकता है। तो एक्सियोम 4 के बारे में कब लॉन्च हुआ, ठीक है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि इसको लॉन्च करने के लिए ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया था। ये देख सकते हैं, ये स्पेस एक्स के द्वारा बनाया जाता है, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, उसके द्वारा बनाया जाता है। फिर उसके बाद से आपको याद रखना है कि ये हमारे नासा के द्वारा एक जो एक्सियोम कंपनी है उसके द्वारा यह मिशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें इसरो के साथ साथ अलग अलग हमारे देशों ने पार्टिसिपेट किया, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, है ना, कि ये दूसरे भारतीय बने जो स्पेस में गए और पहले इंटरनेशनल स्पेस में जाने वाले हमारे व्यक्ति बने, स्पेस स्टेशन जो है वहां पे जाने वाले पहले भारतीय बने। दोस्तों कैसे इन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, उनकी हेडलाइंस आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछी जा सकती है। अब आगे चलते और नेक्स्ट आता है जो कि है इंडिया का समुद्रयान मिशन। जिस तरीके से हम गगनयान में अपने पहली बार अपने जो व्योमनॉट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री, उनको स्पेस में भेजने का प्लान बना रहे हैं, वैसे ही हमारा एक डीप सी मिशन है जिसमें हम 6000 मीटर की गहराई पर, मतलब 6 किलोमीटर की गहराई पर, 6000 मीटर का मतलब होता है अपने एक, ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये हमारा जो सबमर्सिबल है इसमें भेजा जाएगा, और यहां पर हम कई सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। 6000 मीटर इतनी गहराई पर जाने पे कई सारे चीजें हमें यहाँ पर मेजर करनी पड़ती हैं। 600 बार का यहाँ पर ह्यूमन ऑक्यूपाइड जो व्हीकल है ये बनाया गया है जो इतना प्रेशर को झेल पाए, मतलब 600 बार इज अ मीजरिंग यूनिट ऑफ प्रेशर, उसको यहाँ पे बियर कर पाना। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव इसके लिए 5 साल के लिए बनाया गया है, 5 साल में टोटल 4777 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और अगर ये मिशन हम कर पाएंगे तो हम यूएसए, चाइना, रसिया, है ना, चाइना यहां पे है, रसिया, फ्रांस, जापान के साथ हम 6ठे नंबर के देश बनेंगे जो इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं। याद रखिएगा, इसके लिए जो हमने ये सबमर्सिबल बनाई है, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, इसका नाम रखा गया मत्स्य 6000। देखिए, मत्स्य इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो हम ये 6ठे नंबर के देश बनेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के और कौन कौन से देश है जो इतनी गहराई तक जा चुके हैं। अब यहां पर देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हमारे चल रही हैं। तो सबसे पहले हमने 2025 की शुरुआत में हमने इसका एक हार्बर वेट टेस्टिंग किया था, मतलब इसको समुद्र में उतारा। 2026 जो अभी चल रहा है इसमें हम 500 मीटर की गहराई तक इसको लेकर के जाएंगे मत्स्ययान को, और फिर 2027 के बीच में हम इसको 6000 मीटर तक लेकर के जाएंगे, है ना। एक तरीके से ये हमारा ट्रायल होगा, और 27 और 28, या तो 27 के लास्ट में या 2028 में हम अपने क्रू को भेजेंगे, और ऐसा करने वाले हम 6ठे देश बन जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखोगे, हम इस जो मत्स्ययान बना रहे हैं इसमें 12 घंटे का मिशन ड्यूरेशन है। 12 घंटे तक इसमें ऑक्सीजन और सारे ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए जो जो चीजें चाहिए सब होंगी। लेकिन अगर हमारे किसी तरीके का इमरजेंसी फेलियर होता है ना, कोई इमरजेंसी होती है, तो उस कंडीशन में ये 96 घंटे तक इसमें जीवन रह सकता है। तो 12 घंटे तक ये उतारा जाएगा, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में ये 96 घंटे तक इसका जो है वो बोल सकते हैं काम करेगा। अब इसमें होने क्या वाला है, क्या क्या हम यहां पर एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले डीप सी माइनिंग करेंगे, है ना, कोबाल्ट, मैग्नीज, जो भी रेयर अर्थ मेटल्स छिपे हुए उनको देखेंगे। देन उसके बाद से हमारे कई सारे हाइड्रोथर्मल वेंट जो हैं, जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी और उनके बहुत सारे जो सी माउंटेन है वो छुपे हुए उनको देखेंगे। और लास्ट अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रीम मरीन बायोडाइवर्सिटी, जो जीरो सनलाइट में, है ना, जो बहुत ज्यादा प्रेशर में भी रह रहे हैं, उनका किस तरीके से रह रहे हैं और उनको मेडिकल रिसर्च में क्या यूज है। तो ये हम इस समुद्रयान में करने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, चाहे वो बजट हो, है ना, किस नंबर पे हम आते हैं, क्या क्या किस तरीके से हो रहा है, और उसके क्या, इस हमारे जो यान है उसकी क्या खासियत है, और उसमें क्या क्या चीजें हो रही है, ये पूछा जा सकता है। तो आई होप सो हमने सारी की सारी चीजें बता दी, और ये हमारा जो पूरा का पूरा टेस्टिंग है, ये मस्त का 6000 का जो वेट टेस्टिंग था जो आप यहाँ पे देख रहे थे, ये एलएनटी के द्वारा
जो चेन्नई में कटपुल्ली पोर्ट है उसके पास में कर लिया गया है बहुत अच्छी तरीके से, और आगे की तरफ ये सारी की सारी चीजें होते हुए आपको दिखाई देंगी। अब बात करते हैं जुलाई में एक और हमारा मिशन जो बड़ा चर्चा में रहा और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, दैट वाज निसार। निसार सैटेलाइट जो कि 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। क्या क्या चीजें इससे याद रखनी है? तो सबसे पहले निसार का फुल फॉर्म याद रखना है। निसार का फुल फॉर्म होता है ना, एन से नासा, आई से इसरो, है ना। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये फुल फॉर्म है। अब उसके बाद से इसको कहां से लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से। याद रखिएगा, पिछली बार रॉकेट का नाम पूछा गया था, अगर आपको याद हो। F-16 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। अब ये जैसा आपको पता है कि ये नासा इसरो का एक ज्वाइंट हमारे मिशन था, जिसमें हम एक सैटेलाइट बना रहे हैं, जिसमें हमारे एस बैंड और एल बैंड के रडार लगे हुए हैं, जो एक अर्थ की इमेज को 12 घंटे में अर्थ के 2 बार चक्कर लगा करके जो भी यहां पर चीजें हो रही हैं, क्लाइमेट में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो बायोमास हो, चाहे आइस हो या लैंड हो, उसको यहां पर मेजर करेंगे और वो हमको अवेयर करेंगे आने वाले अर्थक्वेक या वोल्केनोज की एक्टिविटीज से। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारे जो लॉन्च है ये हमारा 30 जुलाई 2025 को हुआ और उसके बाद से कई सारे इसके डिटेल्स आना शुरू हो गए। अब निसार में जैसा कि आप सभी को पता है कि इसरो ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया अच्छा खासा। यहाँ पे देखोगे तो 1.5 बिलियन मतलब 12,978 करोड़ का ये टोटल मिशन था, जिसमें इसरो की ने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया 470 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 30 जुलाई को ये लॉन्च किया गया, F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 443 किलोमीटर जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है SSO, वहां पर ये स्थापित हो गया है। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पैन है ये 3 साल है और इसमें आपको याद रखना है नासा ने जितना भी R नाम से वर्ड और L नाम से वर्ड आ रहा है, सारा नासा ने बनाया। रडार, रडार एंटीना, एल बैंड, है ना, रडार LL। तो आपको एग्जाम में इतना याद रखना है कि जो भी हमारे एल या आर नाम से चीजें आ रही हैं वो सब नासा ने बनाई, और एस नाम से जितनी चीजें हैं, एस नाम से जितनी चीजें दोस्तों वो सब किसने बनाई? इसरो ने। स्टार ट्रैकर्स, सोलर एरे, देन एस बैंड, वो सारे इसरो ने बनाए। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि भाई नासा ने क्या बनाया, इसरो ने क्या बनाया, तो उसके लिए आपको ये याद रखना है। तो ये निसार क्या है? तो निसार बेसिकली एक सैटेलाइट है जो कि एल बैंड और एस बैंड रडार से इक्विप्ड है, जो हमारे अर्थ की सेंसिंग कर रहा होता है, जो हमारे अर्थ के लैंड मास, आइस और वो सारी चीजों को सेंस कर रहा है और वो डेटा दे रहा है, सो दैट कि हम नेचुरल जो हमारे जितने भी अलग अलग चीजें हो रही हैं उसको हम पहले से अवेयर हो जाए। एल बैंड और हमारे एस बैंड के रडार इसमें लगे हुए हैं। फुल फॉर्म याद रखना है, इसमें कितना पैसा लगा है, इसरो ने कितना लगाया, कहां पे स्टेब्लिश हुआ है, ये सारी चीजें यहां पर आप देख पाएंगे। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और भारत जेन प्लेटफॉर्म, जो इंडिया का एक सवेरियन जेनेटिक AI इनिशिएटिव है ना। भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता ही, जो भारत की अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं, अलग अलग तरीके की बोलियां हैं, उसको एकीकृत करना। भारत में अगर इतनी सारी हमारे सुविधाएं हैं, उसका रिप्लाई अगर हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग राज्यों तक पहुंचाएं, तो यही भारत की सोवेरेनिटी है। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया भारत जेन AI। ये हमारे IIT बॉम्बे, यहां पर याद देखना एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, IIT बॉम्बे और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बैक किया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने यहां पर जैसा आपको बताया कि जो भी यहां पर इंडियन सिटीजन है वो यूज कर पाए अपने मोबाइल का, या जो भी उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो कोई जानकारी चाहते हैं अपनी भाषा में, कोई भी चीज पूछे भारत जन से तो वो यहां पर रिप्लाई आए उनकी भाषा में। यहां पर आप देख पा रहे हो अलग अलग भाषाओं को यहां पे मैप किया गया है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे ये इंडिया AI प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, जिसमें 10,300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इंडिया AI मिशन में। उसी के तहत ये भारतीय जन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भारत में फुल्ली तरीके से सिक्योर है और हमारे जो भी हम लोग अलग अलग तरीके के विदेशों के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसको फ्यूचर में रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है, तो ये एक अनलाइक स्टैंडर्ड ग्लोबल AI, इसको
वेस्टर्न डाटा के आधार पे ना ट्रेन करते हुए हमने इंडियन डेटा के आधार पे तैयार किया, और ये इंग्लिश नहीं, मल्टी लैंग्वेज में और मल्टी टाइम या मल्टी मॉडल जो इसकी कैपेबिलिटी होगी, तो कई सारी भाषाओं में यह जवाब देगा। अब इसके कई सारे हमारे पैरामीटर बनाए गए, जैसे कि परम 2 बनाया जाएगा, जो कि हमारे 17 बिलियन मल्टी लैंग्वेज फाउंडेशन मॉडल है, जो यहां पर जवाब देगा आपको जो भी आप यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। देन इसी तरीके से यहां पर देख सकते हैं सुतम 2 बनाया गया, सुखतम 2 बनाया गया, पतरम 2 बनाया गया, जो हमारे अलग अलग चीजों के लिए रिप्लाई करेंगे। यहां पर आप इसको देख लीजिएगा आराम से क्या क्या चीजें ये करने वाले हैं। तो बेसिकली ये हमारे अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस को, आपकी स्पीच को, आप जो उनसे पूछ रहे होंगे सबको डिकोड करके आपको बता रहे होंगे। 22 लैंग्वेज में कवरेज किया जा रहा है, मतलब ये वही लैंग्वेज है जो हमारे 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, उसमें ये आपके क्वेश्चंस का जवाब देगा। आपके लिए एक तरीके से आने वाले समय में भारत जन एक एआई प्लेटफॉर्म है जो विदेशी एआई प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करने वाला है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन, जो मैंने आप लोगों को, अगर मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो मैंने अगस्त 2023 में आपको पढ़ाया था, दैट वाज जूस मिशन। जूस का फुल फॉर्म होता है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जूस। ठीक है, तो ये बेसिकली यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है, जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं उनकी एक हमारे कंबाइंड एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईसा बोलते हैं, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसने जुपिटर और उसके आसपास के जो बड़े उसके खुद के सैटेलाइट्स हैं उनके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया था। ठीक है, गाइनामेड, कैलिस्टो और यूरोपा, ये जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह के ही है। इसको 14 अप्रैल सन 2023 में लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना से, और यहां पे अगर आप देखेंगे जुपिटर के आसपास 2023 जुलाई में पहुंच गया था। ठीक है, अब ये सर हम अभी वाले करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो जूस मिशन है ये फिर से चर्चा में आया, फिर से न्यूज़पेपर में आया, क्योंकि इसने अगस्त 2025 में ये हमारे चक्कर लगाता हुआ वीनस मतलब शुक्र ग्रह के पास पहुंचा, है ना, शुक्र ग्रह के पास में पहुंचा, और इसने कई सारे जो डेटा है वहां से कैप्चर करके भेजे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक ग्रेविटेशनल स्विंग स्लॉट टू जुपिटर है। ठीक है, जो कि हमारे अगस्त 2025 में वीनस के आसपास से होता हुआ गुजरा, और वहां से कई सारी तस्वीरें यहां पर उसने भेजी हैं। तो आपको यहाँ पे जूस मिशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म, कब लॉन्च किया गया था, इसका मेन मिशन क्या है, वो आपको याद रखना है। अब हम जब जुपिटर की बात कर रहे हैं तो एक और हमारा जो ग्रह है उसकी भी काफी चर्चा आई, जो है सैटर्न मतलब शनि ग्रह। और हमारे यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसने एक नया डेटा जारी किया और बताया कि हमारे इस वक्त सबसे ज्यादा जो नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, वो इस वक्त सैटर्न के पास है, शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा है। तो सर कितने हैं? तो सैटर्न के पास अब उपग्रहों की संख्या पहुंच चुकी है 274, जो किसी भी ग्रह के में सबसे ज्यादा है। जुपिटर दूसरे नंबर पे आता है जिसके पास 95 है, तो 95 और यहां पे 274 आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। जिसमें से अगर आप देखेंगे तो मेजर जो मून है, जो बड़े मून है, वो आपके 7 है, जिसमें आप देख सकते हैं, मैंने नाम भी यहां पर लिख दिया है, टाइटन है, देन बाकी के आपको दिखाई देंगे। देन उसके बाद से रेगुलर सैटेलाइट्स जो कभी दिखाई देते हैं वो 25 हैं, बाकी के इन रेगुलर सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमियन जिसको सैटेलाइट बोल दिया, वो सैटेलाइट्स ही रहेंगे जो कुछ इस तरीके से यहां पे चक्कर लगा रहे हैं। इनकी संख्या 249 है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 274 नेचुरल सैटेलाइट्स वो हमारे बॉडी होते हैं, वो हमारे खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह के चारों तरफ घूम रहे हैं एक सर्टेन पाथ पे, उसका पाथ सर्टेन होना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमारे एस्ट्रॉइड कहे जाएंगे। तो सर्टेन पाथ पे इसी ग्रह के चारों तरफ घूम रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो इसका सबसे फेमस है वो टाइटन है, जो आप यहाँ पे इस फोटो में भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी है, लेकिन सबसे फेमस टाइटन है। अब बात करते हैं हमारे एक और इसरो के मिशन की, दैट इज मिशन दृष्टि। दृष्टि से आपको मान समझ में आ रहा होगा, दृष्टि जानते होंगे हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले और कई लोग जो हिंदी समझते हैं, दृष्टि का मतलब होता है निगाहें, कहीं पर हमने निगाहें जमा रखी हैं, दृष्टि। तो मिशन दृष्टि क्या है? इंडिया का पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेटरी, है ना, ईओ का मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी पावर हाउस।
ठीक है, तो ये मिशन दृष्टि भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया पहला हमारे मिशन है। अब इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। अब सबसे पहले तो सर प्राइवेट है तो किसने बनाया ये पूछा जा सकता है। देखो यहां पे ये जो हमारा मिशन है ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास और गैलेक्स आई स्पेस के द्वारा। ठीक है, ये एक हमारे स्टार्टअप है, इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया। तो आईआईटी मद्रास एंड गैलेक्स आई स्पेस के द्वारा इसको बनाया गया। इसकी जो टोटल वजन है वो 190 किलोग्राम है। अब बात आती है सर किसने लॉन्च किया, कौन सा रॉकेट था। भले ये इंडिया में बना लेकिन लॉन्च करने के लिए हमने इस्तेमाल किया किसका दोस्तों, हमने इस्तेमाल किया है स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का। कौन से रॉकेट का, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। और वेनबर्ग जो कैलिफोर्निया में स्पेस फोर्स बेस है वहां से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहां पे हमें और क्या क्या चीजें याद रखनी है, हमको याद रखना है कि ये किस तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, ये किस तरीके से काम करने वाला है। एक बार मैं इसको वापस से वैसे कर देता हूं ताकि आपको पीडीएफ जब मिले तो आप इसको अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करने वाला है, तो यहां पे आप देखोगे तो इसमें भी एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है जो यहां से सिग्नल्स भेजेगा, उसको रिसीव करेगा और इसमें एक हमारे मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा लगा हुआ है जो इसकी इमेज खींच करके यहां पर भेजेगा। ठीक है, इसमें हमारे जो गैलेक्साई स्पेस है उसको एनवीडिया ने अपनी जो बोल सकते हैं कि हमारे सेमीकंडक्टर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो दिए हैं। अब इससे होगा क्या, तो मरीन टाइम मॉनिटरिंग होगी, मतलब अगर कोई भी हमारा पानी का जहाज कहीं पर जा रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। डिजास्टर में रिस्पॉन्स होगा और डिफेंस हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से यह मिशन दृष्टि जो एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा खास तौर पे हमारे नेवल क्षेत्र में। और इसको लॉन्च करने के लिए हमने फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया और स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट विडेनबर्ग के कैलिफोर्निया में जो विडेनबर्ग में हमारे लॉन्चिंग पैड है वहां से इसको लॉन्च किया गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे सामने आता है इसरो के रिकॉर्ड्स, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में चमकेगा, नोट कर लो। जैसा मैंने यहां पर बताया था कि हमारा जो इसरो का 100वां मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वो कौन सा रॉकेट था पिछले साल के एग्जाम में। तो इस बार मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो अभी आपके सामने मैं स्पेस साइंस का क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ये। तो ये है हमारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में हमने रिकॉर्ड बनाया फॉर लॉन्चिंग हैवीएस्ट सैटेलाइट, सबसे हैवी सैटेलाइट को लॉन्च किया। अभी तक हमने इतने हैवी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किए। वो भारत जो अपने सैटेलाइट हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अमेरिका जाता था, आज अमेरिका हमारे पास आ रहा है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं, हमारे नवंबर के महीने में लॉन्च हुआ इसरो के द्वारा बनाया गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03। ये सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये 4400 किलोग्राम से भी ज्यादा था। कितना था ये हमारा जो सैटेलाइट है ये लगभग 4400 किलोग्राम से ज्यादा का सैटेलाइट था। और इसी को हम लोग GSAT-7R या हमारा जो CM कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 भी बोले, इसी को ही, दोनों इसी का नाम है। इसके अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो सैटेलाइट का जो वेट होता है, ये सैटेलाइट का जो यहां पे वेट है ये 4400 किलोग्राम के करीब था। और ये हमारे इस्तेमाल होगा कहां पर, नेवल जो नेवी है उसको अपने, ये देख सकते हो, ये देख रहे हो, नेवी को नेविगेट करने के लिए, नेवी को दिशा निर्देश देने के लिए। ठीक है, तो ये नेवी को दिशा निर्देश देने के लिए बनाया गया इसरो का GSAT-7R, जिसका वेट देख सकते हो 4400 किलोग्राम था। और ये हमारे नेवी को एक तरीके से नेविगेट करने के लिए बनाया गया। लेकिन अगले ही महीने में ये देख सकते हो, ये आपका इसरो का 03 हमारा GSAT-7R है। अब यहां पर आपको याद रखना है इसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है। तो यहां पर देखिए LVM M3 M5, देखिए LVM M3 M5 ये हमारे रॉकेट का नाम है। इससे हमने इसको लॉन्च किया। मरीन टाइम ये हमको क्या दे रहा है, हमको सर्विलांस दे रहा है। और हम जिस तरीके से दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड थे वो हमारा समाप्त हो गया। अब देखो किस तरीके से श्रीहरिकोटा से ही हमने इसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, किस सैटेलाइट को, इस वाले को। ठीक है,
तो इस तरीके से इसको हमने लॉन्च कर दिया। लॉन्च व्हीकल, एलवीएम का फुल फॉर्म भी आपको रखना है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब एक बार ये रॉकेट लॉन्च होता है तो वापस तो आ नहीं पाता, इसीलिए हर बार हम रॉकेट को एक नाम देते हैं। जैसे कि ये हमारा एलवीएम M5 था, कौन सा, ये वाला। तो एलवीएम M5 ये हमारे इस रॉकेट को लेकर के गया और उसके बाद से इसने जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको स्थापित कर दिया। नेवी को ये अपना क्या देगा, अपना नेविगेशन देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले ही महीने हमने इसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ये सबसे भारी था। दिसंबर में हमने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये देखिए 6100 किलोग्राम एलवीएम M3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का ही इस्तेमाल किया और ये बन गया अभी तक भारत का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट और सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च। तो ये था एलवीएम M3 का मिशन M6। ठीक है, लेकिन यहां पे खास बात यह है कि ये जो ब्लू बर्ड था ये इंडिया में नहीं बना, ये यूएस का था। मतलब यूएस के लिए हमने काम किया, जो पहले यूएस हमारे लिए करता था अब हम यूएस के लिए कर रहे हैं। हमने उनके सैटेलाइट को लॉन्च किया अपने एलवीएम के M6 से। वो M5 था, ये M6 है। रॉकेट सेम है, बस मिशन अलग अलग होते जाते हैं, तो उनका नाम हम M5 M6 अब M7 आ जाएगा, से हमने इसको लॉन्च किया। अब ये क्या करने वाला है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो मोबाइल्स हैं 4G 5G, वो हमारे जो ग्राउंड टावर होते हैं उससे उनको नेटवर्क मिलता है। लेकिन ये जो हमारे यूएस ने बनाया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को, ये हमारे 4G और 5G को डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल भेजेगा। और अगर आप देखेंगे एलवीएम का जो हमारे विकास इंजन है, इसके अंदर जो इंजन लगा उसको विकास इंजन बोलते हैं, ये उसकी 9वीं सफलता है, 9th कॉन्जिक्यूटिव सक्सेस है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का। 100% परफॉर्मेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो निभाई है इसरो की NSIL। ये है क्या चीज दोस्तों, तो NSIL ये हमारे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो बेंगलोर में स्थित है। ये इसरो के लिए कॉमर्शियल आर्म की तरह काम करता है, मतलब इसरो के लिए धंधा ला के देता है। ये इसरो के लिए किस तरीके से कहां पे कोई सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहता है या किसी तरीके का कोई अपने इसरो के लिए कोई बिजनेस है, तो वो यहां से क्रिएट करने के लिए इसको बनाया गया था, है ना। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और ये भी आपको याद रखनी है। तो इंडिया ने ये दो बड़े काम किए, एक ये सैटेलाइट CMS-03 GSAT-7R को लॉन्च करना, जो कि नेवी को यहां पे सपोर्ट करेगा। हैवी सैटेलाइट इंडिया में बना, सबसे हैवी सैटेलाइट, और लॉन्च किया गया। लेकिन अगले ही पल हमने यूएस का बना सबसे भारी सैटेलाइट इंडिया में लॉन्च हुआ। तो इंडिया में लॉन्च हुआ सबसे भारी सैटेलाइट कौन सा है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। लेकिन इंडिया में बना और इंडिया में लॉन्च हुआ वो है CMS-03 GSAT-7R। दोनों याद रखते हैं, एक नेवी की नेविगेशन के लिए बनाया गया है, नेवी को यहां पर बोल सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और दूसरा यहां पे कम्युनिकेशन देने के लिए मोबाइल्स को। ठीक है, समझ में आई बात। तो इंपॉर्टेंट था, सो मैंने आपको डिटेल में बताया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आदित्य L1। आप सभी को याद होगा 2023 में हमने सूर्य की संरचना को समझने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया, और इससे समय समय पर कुछ ना कुछ हमारे रिजल्ट आता रहता है। तो यहाँ पे आदित्य L1 जो 2023 में लॉन्च किया गया था, सितंबर 2023 में, उसने यहाँ पर कुछ विजुअल इमर्सन लाइन क्रोनोग्राफ, जिसको VELC बोल रहे हैं, वो भेजी है। और ये यहां पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये जो हमारे सोलर डायनेमिक है, जो अंदर वाली इनर कोर है, उससे ये बाहर की तरफ निकलती है, और फिर उसके बाद से ये देखिए यहां से फोटोज देख रहे हो किस तरीके से ये बाहर निकल रही है। तो VELC ब्रेक थ्रू ऑब्जर्वेशन, देखिए किस तरीके से आदित्य L1 ने VELC पेलोड से ये इमर्सन की फोटोज भेजी। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये इस तरीके से है। अब इन सोलर फ्लेयर्स को हम केस स्टडी करके कि इनका इंपैक्ट कब सबसे ज्यादा होता है, हम सैटेलाइट्स, जीपीएस नेटवर्क और पावर ग्रिड्स को बचा सकते हैं, इनके लोकेशन को रिलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, हमारे जो जीपीएस सेटअप किए जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा ये कि हमें कहां पर रखना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए। इसके लिए जो VELC मतलब विजुअल इमर्सन लाइन कोनोग्राफ है, इसका स्टडी किया जा रहा है। अब साइंस एंड टेक में बात करते हैं ICAR के द्वारा डेवलप किए गए हमारे दो हाई यील्ड कैपेसिटी ऑफ राइस वैरायटी।
देखिए, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वो छोटे हो रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, खाना ज्यादा चाहिए, हमको आत्मनिर्भर भी बनना है। तो उस केस में हम जहां पर 1 क्विंटल चावल उगाते थे, हमारी अब रिक्वायरमेंट है कि अब हमारी जो कैपेसिटी है वो 2 क्विंटल 3 क्विंटल हो सेम एरिया में। हाई यील्डिंग इसे बोलते हैं, अधिक उत्पादन क्षमता, अधिक उत्पादकता उस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसके लिए हमारे जो राइस हैं उनमें किसी न किसी तरीके का कोई परिवर्तन किया जाए और ऐसे चावल हमारे उत्पादन किए जाए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे दो, सांबा मसूरी, जो कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च ये हैदराबाद में है, और MTU 1010 जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, इन दोनों ने इन दो अलग अलग वैरायटीज को यहां पर जनरेट किया। ठीक है, याद रखिएगा इसमें अलग अलग तरीके के परिवर्तन किए गए, जैसे कि यहाँ पे साइटोकिनिन ऑक्सीडेज को यहां पर बढ़ाया गया, जबकि यहां पर देखोगे तो हमारे जीन्स में, DST जीन्स में परिवर्तन किया गया, जिसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटी है वो 15% बढ़ी। 15% मतलब जो जहां पे वो हमारे 100 होता था वो बढ़ करके 115 हो जाएगा। तो ये यहां पर किया गया सांबा मसूरी और MTU 1010 में, जो कि ICAR के दो इंस्टीट्यूट हैं, IRR ये इसी के अंतर्गत आता है, और IARI ये दोनों हमारे हैं। इनका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, एक है हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में, और दूसरा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये आप पूरी क्लास को कैसे फिगर और इंफोग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैंने इन्हीं सारी चीजों को सीखा कि कैसे हमें अपने कंटेंट को विजुअल करना है, किस तरीके से हमें चीजों को और विजुअलाइज तरीके से पढ़ना है, अपने AI प्लेटफॉर्म्स को सही तरीके से यूज करना है, और मैं अपनी क्लास को कुछ ऐसा बनाऊं जिसको आप समझ करके देखें, समझें और एग्जाम में कर पाए। तो ये सारी चीजों को मैं धीरे धीरे कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आप तक वो चीजें पहुंचे जिसको आप विजुअलाइज कर पाएं और वो आपके दिमाग में रहे। तो मेरा ये प्रयास आप लोगों के ही सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। अभी ये क्लास अगर आप देख रहे होगे तो पिछली कुछ क्लासेस के बाद ये क्लास आई, ऐसा नहीं कि मैं क्लासेस ले नहीं रहा था या मेरा थोड़ा सा बोल सकते हैं कि क्लास लेने का मन नहीं था। मैं सारी चीजों को सीख रहा था और मेरे घर में एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें मैं गया हुआ था। बट अब यहाँ से, और मैं चाहता था कि आप पहले पुरानी क्लासेस को अच्छे ढंग से देखें, देन उसके बाद से आप ये क्लासेस करें। ठीक है, तो अब अगली क्लास आपके डिफेंस की, जो वापस से इन्हीं इन्फोग्राफिक्स और बेहतर तरीके से कोई भी चीज ना छोड़ते हुए आपको पढ़ाई जाएगी, और इसी तरीके से स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट, और फिर आपके स्टेट स्पेशल क्लासेस भी होंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, है ना, उनके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका जो छोटा छोटा सा सपोर्ट है ना, यही हमको मोटिवेशन देता है। बाकी चीजें तो होती रहेंगी, बट आपका साथ चाहिए। और मुझे एक बहुत जरूरी चीज पता है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्शन के बहुत पास में हैं, बस मुझे थोड़ा सा उनको किक देना है, क्योंकि वो कई सालों से लगे हुए हैं, कुछ नंबरों से रह जाते हैं। लोग बात करते हैं उनकी, जो सेलेक्ट हो जाते हैं, रैंक 1 आ गई, उसको 10 लोग बुला रहे हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं बात करता है जिसने आपके साथ मेहनत की, जिसने आपके साथ चीजों को सीखा और कुछ नंबरों से रह गया, है ना। हमें उनको पढ़ाना है। हमें नहीं मतलब भाई जो सिलेक्ट हो गए, बन गए जिनको जो बनना था, हमें तो मतलब आपसे जो आप थोड़ी चीजों से रह गए, और उसी के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे कृष्णन क्रिएटर, जो मंगल ग्रह पर नाम दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। ये देख सकते हो क्रिएटर कैसे बनता है। अगर कोई यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी जाकर के ऐसे इंपैक्ट करती, खगोलीय पिंड जाके गिरा, वहां पर इंपैक्ट हुआ और वहां पर कुछ इनफ्लोज की वजह से वो हमारे कुछ इस तरीके का बन जाता है। अब यहाँ पे ये जो नाम है MS कृष्णन के नाम पर दिया गया, जो कि इंडियन डायरेक्टर थे पहले, किसके, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो कोलकाता में जिसका हेडक्वार्टर आप सभी को पता होगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये पहले इंडियन डायरेक्टर थे, और इन्होंने इनके नाम पर इसकी नाम दिया। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना हो सकता है। ये हमारे जेंथे तेरा रीजन में, मार्स का जो एरिया है वहां पर ये पाया गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, इतने साल पहले मार्स जो है उसमें पानी पाया जाता था, लेकिन आज ये मार्स वेट हो चुका है। तो हमको इतनी चीजें याद रखनी है, आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकता है।
भारत धीरे धीरे से अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, आत्मनिर्भर करने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए सेमीकॉन इंडिया प्रोजेक्ट 2 भी शुरू हो चुका है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ध्रुव 65 भारत का अपना 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है जिसको सीडेक और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया है ना। याद रखिएगा, यहां पे ध्रुव 64 कोर और यहां पे ध्रुव 64 कोर, यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, फिर कंट्रोलर है, बाकी की जो माइक्रो प्रोसेसर में चीजें होती है वो यहां पर लगाई गई हैं। तो भारत का पहला 64 बिट ड्यूअल कोर प्रोसेसर बनाया गया है जो कि ध्रुव 64 के नाम से जाना जा रहा है, और ये हमारे सीडेक के द्वारा सेमी कंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया है। अब हम आगे चलते और बात करते हैं, एक कॉस्मिक स्ट्रक्चरल ट्विंस को देखा गया है जो कि हमारे अर्ली यूनिवर्स फॉर्मेशन से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो एक हमारे बोल सकते हैं कि नई डिस्कवरी हुई है जिसको हम यहां पर अलकनंदा गैलेक्सी के नाम से जान रहे हैं। अब ये डिस्कवर किया क्या है, किसके द्वारा? ये डिस्कवर किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। JWST जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम है, और यहां पर ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसने जो अर्ली यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है उसको यहां पर कुछ इस तरीके से, पहले क्या होती है, गैलेक्सी होती है, फिर ये गैलेक्सी का हमारे इवेल्युएशन होता है, और फिर उसके बाद से उससे हमारे स्टार और फिर प्लैनेट्स निकल के आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो अर्ली यूनिवर्स का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसको नाम दिया गया अलकनंदा गैलेक्सी। देख रहे हो, अलकनंदा। फिर उसमें इसका जो एवोल्यूशन है वो होगा, और फिर उसके बाद से हमारे मिल्की वे बनेगी। तो आप यहां पर देख सकते हो कि किस तरीके से उसमें हमारे जो इस हमारा जो स्पाइरल आर्म स्ट्रक्चर है वो ऊपर से हटता है। हम उतने डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, नहीं तो हम लोग कॉस्मिक साइंस में चले जाएंगे। तो कोई भी गैलेक्सी बनने से पहले हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसको हम यहां पे अर्ली यूनिवर्स फॉर्मेशन थ्योरी के रूप में जानते हैं, जिसको जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा हमारे क्या किया गया, इन्वेंट किया गया है, और इसका नाम रखा गया है अलकनंदा गैलेक्सी। तो कहीं ना कहीं एक नया यूनिवर्स बनता है जब कुछ इस तरीके की गैलेक्सी देखी जाती है, और धीरे धीरे से हमारे एक नई गैलेक्सी को बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट मिशन की, दैट वाज सेंटिनल 6B सैटेलाइट। सेंटिनल 6B सैटेलाइट, तो सबसे पहले ये मिशन किसका है? तो ये मिशन ईसा, हम लोग बात कर चुके हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और नासा जो कि अमेरिका की है, इन दोनों के द्वारा ये बनाया जा रहा है, और इसमें मदद कर रहे हैं नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। तो ईसा और नासा के द्वारा जो हमारे सी लेवल है, ओशियनो टोपोग्राफी है, उसको समझने के लिए, मतलब सागर और समुद्रों की टोपोग्राफी को समझने के लिए ये मिशन लाया जा रहा है, जिसका नाम है सेंटिनल 6B। सेंटिनल 6B इसका नाम रखा गया, याद रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा का पूरा मिशन हमारे टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है सेंटर ऑफ नेशनल स्टडीज ऑफ हमारे स्पेटिस फ्रांस। ये थोड़ा सा फ्रांसीसी वर्ड लिखा हुआ है, तो CNS इसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके द्वारा टेक्निकल सपोर्ट दिया रहा है। तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो यूरोप में है। जिस तरीके से गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो लेवल बढ़ रहा है हमारे सी लेवल, उससे सबसे ज्यादा परेशान यूरोप है, इसलिए सेंटिनल 6 सैटेलाइट को यहां पे लॉन्च किया जा रहा है। अब बात करते हैं एक और साइंस एंड टेक में, मलेरिया को जड़ से उखाड़ फेंकना है 2030 तक। ये लक्ष्य तो हम लोग कई बार देखे थे, और मलेरिया के लिए जो फीमेल एनाफ्लीज है उसको देखते, उससे भी हमारे बॉडी में बहुत इम्यून हो चुका है, मलेरिया के केसेस कम आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं हमारे अच्छी खबरों के बीच दिसंबर 2025 में एक ऐसी खबर आती है जो मलेरिया एलिमिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर देती है, और वो थी हमारे अर्बन मलेरिया थ्रेड की। क्योंकि यहां पर जो मच्छर थे वो हो गए हैं और पावरफुल। फीमेल एनाफ्लीज की एक नई प्रजाति डेवलप हुई जिसको हम लोग एनाफ्लीज स्टेफनीज के नाम से जानते हैं। ऐसे लग रहा है कोई हीरोइन मॉडल है। तो ये है आपकी एनाफ्लीज स्टेफनी, जो नई मच्छर है
जो यहाँ पे जनरेट हुई है। ये पब्लिक हेल्थ वार्निंग यहाँ पे दी जा रही है कि अब हमारे यहाँ पे ये जो मच्छर होगी इसमें एक नए तरीके के प्रोटोजोआस दिखाई देंगे, जिसके लिए अभी इंडियन बॉडी तैयार नहीं है। तो इसीलिए भाई साहब अब हमको वापस से वही सारे काम करने हैं जो हम लोग बरसात के बाद करते हैं। रूफ टॉप ओवरहेड को साफ करो, ड्रम बकेट्स को खाली रखो, एयर कूलर्स को खाली रखो, जो टायर्स है उसमें जमने मत दो कुछ, है ना, ताकि हमारे मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन हमारे बॉडी में इनके वजह से ज्यादा होगा और इनका जो बिहेवियर है वो जो नॉर्मल फीमेल एनाफिलीज है उससे अलग है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि कहां कहां पर इनके पाए जाने की संभावना ज्यादा है। तो आप जितने भी अर्बन एरियाज हैं वहां पर इनके पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा है। तो यहां पे आपसे पूछा सकता है कि मलेरिया की अभी एक वैक्सीन आई थी, मैट्रिक्स एम वैक्सीन, हम सभी ने पढ़ा, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई, लेकिन अब मलेरिया का एक नया वेरिएंट जो कि हमारे इंडिया में अर्बन एरियाज में दिखाई देगा। दोस्तों एक और साइंस एंड टेक का है, शांति एक्ट जो हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ, रिफॉर्मिंग इंडिया एटॉमिक एनर्जी सेक्टर। एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए ये शांति एक्ट है। इसका सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेटाइज करना। अभी तक भारत में जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी बन रही थी वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि मुंबई में उसके द्वारा बनाई जा रही थी, लेकिन अब हम यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्राइवेट कंपनीज को यहां पर देंगे। तो सबसे पहला होता है न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेटाइज करना, दिख रहा है ना सभी को। तो यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी को शांति एक्ट का जो सबसे पहला है, आपको ये याद रखने, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है हमारे सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे जितनी भी हमारे न्यूक्लियर एनर्जी उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पहला। दूसरा है ऑब्जेक्टिव नंबर 2, हम यहाँ पे नेट जीरो को अचीव करने के लिए 2070 का जो टारगेट है उसको और एक्सेलरेट करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाएंगे, सोलर एनर्जी को बढ़ाएंगे, विंड एनर्जी को बढ़ाएंगे, हाइड्रो पावर एनर्जी को बढ़ाएंगे। दूसरा, थर्ड ऑब्जेक्टिव है ज्वाइंट वेंचर खोले जाएंगे बिटवीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाई जाएंगी ताकि नई नई जितने भी हमारे इनोवेटिव हैं वो लेके आया जाए। तो इसके ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी जो अभी तक केवल गवर्नमेंट कंपनीज करती थी, अब वो प्राइवेट कंपनीज को भी आमंत्रण दिया जाएगा। हमारे जितने भी बोल सकते हैं कि नेट जीरो के लिए हमारे जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, गैर जीवाश्म ऊर्जा, उसको और बेहतर बनाया जाएगा। देन उसके बाद से हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हर जगह पे इंक्रीज करेंगे। अब इससे होगा क्या, हम एनर्जी सेक्टर में और ज्यादा जॉब क्रिएशन देखेंगे, ग्लोबल लीडरशिप में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग यहाँ पर कई सारे और भी नई नई चीजें लेके आ रहे हैं जिसमें हमारे स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स, जो कि आप सभी देख रहे होंगे बिहार में सबसे पहला स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर खोला जा रहा है, ठीक है, 5 खोले जाएंगे जिसमें बिहार में सबसे पहला खोला जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे शांति एक्ट में है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। शांति एक्ट इनहैंसिंग इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस, जो कि हमारे इंडिया को ये 3 ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हुए आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। दोस्तों हमने यहां पर बात की कि हमारे एलवीएम मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मचा रहा है, लेकिन एक ऐसा रॉकेट जो लगातार फेल हो रहा है, पीएसएलवी, जनवरी 2026 में एक बार फिर से फेल। तो दोस्तों ये है हमारा पीएसएलवी जिसका थर्ड स्टेज बर्न हुआ और एक और मिशन फेल हो गया, रॉकेट के फेल। लेकिन यहां पे एक बहुत हमारे लिए सेटबैक था कि इसमें सिर्फ इंडियन पेलोड्स नहीं थे, इसमें फॉरेन पेलोड्स भी थे जो हमारे लिए काफी निराशाजनक रहे। तो पीएसएलवी C61, इसके पहले C62 के पहले C61 भी फेल हो चुका है ठीक है। तो ये एक हमारा ऐसा मिशन था जो 12 जुलाई सन 2026 को ये हमारा जो मिशन था इसको लॉन्च किया गया, लेकिन अपने तीसरे स्टेज में जाते ही इसका जो स्टेज 3 था जो कि सॉलिड रॉकेट मोटर था उसमें अचानक से कुछ कमियां आई और इंजन में आग लग गई और ये फेल हो गया, सारे इसके कंपोनेंट समुद्र में गिर गए। अब यहां पे लगातार जो इसरो का सबसे पुराना वर्क हॉर्स जिसको बोलते थे, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, वो लगातार दूसरी बार फेल हुआ। इसके पहले मई 2025 में C61 फेल हुआ था और अब C62 फेल हुआ है। इसमें इंडियन कंपोनेंट जा रहे थे, बहुत सारे आर्मी के इंपॉर्टेंट जो हमारे सर्विलांस सिस्टम थे वो फेल हो गया, बहुत नुकसान हुआ। ये
और नुकसान हुआ, और इसमें तो हमारे फॉरेन कंट्रीज के भी पेलोड थे, जो इंडिया के लिए बहुत बुरा, निराशाजनक रहा। अब क्या क्या चीजें थी, तो सबसे पहले अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट N1 हमने क्या खोया, व्हाट वाज लॉस्ट, क्या खोया हमने। तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो अन्वेषा था, जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हमारे मिलिट्री की जो बहुत ही रेयर जगह है, पहाड़ों पे, जंगलों में, हर जगह नजर रखता, डीआरडीओ ने इसको लग करके बनाया था, गिर गया, खराब हो गया। साथ ही साथ हमने यहां पर जो कॉमर्शियल पेलोड थे, न्यू स्पेस इंडिया जो आपने देखा था, विदेशों से धंधा ला करके दी, इसमें ब्राजील, नेपाल, यूके के बहुत इंपॉर्टेंट पेलोड्स लगे हुए थे, वो सब गिर गए। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया के स्पेस स्टार्टअप्स जैसे कि ऑर्बिट एड है ना, और भी बहुत सारे हमारे कई सारे यूरोप के, देखो यहाँ पे किड कैप्सूल लगा था यूरोप का, वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे खराब हो गए। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक रहा, पीएसएलवी लगातार 2 बार फेल हो गया, इसके पहले C61 भी और अब C62 का फेल होना हमारे लिए बड़ा निराशाजनक था। चलिए आगे बात करते हैं, और बात करते हैं हमारे वैगर मिशन की, जिसने 5 सितंबर 1977 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये यहाँ पे एक नया माइलस्टोन अचीव कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वैगर मिशन ने हमारे इंटरस्टेलर स्पेस की फोटोज भेजी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि लगभग हमारे आप कितने माइल्स की दूरी पर स्थित है, उतनी फोटो यहाँ से कैप्चर की गई, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। 15 बिलियन माइल्स, लगभग 24 बिलियन किलोमीटर अगर हम देखेंगे, वहां तक की फोटो लाने के लिए वाइगर मिशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। तो ये 5 सितंबर 1977 को लॉन्च हुआ था, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये अभी तक की सबसे लंबी फोटो हमारे पास खींच करके दे रहा है। अब आगे बात करते हैं, और बात करते हैं ASC अर्जुन। विशाखापट्टनम के स्टेशन पे कुछ ऐसी फोटो देखी गई, जहां पर एक हमारे रोबोट लोगों को अपनी जानकारी देता हुआ दिखाया गया। तो ये हमारे कौन है, इसका नाम है ASC अर्जुन। ASC अर्जुन ये एक इंटीग्रेटेड और इमर्ज टेक्नोलॉजी से बनाया गया सपोर्ट सिक्योरिटी पर्सन है, जो कि हमारे पीक ट्रेवलिंग आवर्स में लोगों की मदद करेगा। ठीक है, एक ये रोबोट है जिसमें इंटीग्रेटेड फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, जो कि लोगों को यहाँ पे फेस को डिटेक्ट करते हुए, ताकि कोई चोरी कर रहा है, किसी ने किसी के पेट में छुरा घोंप दिया, गेट बंद नहीं वो कर रहे थे, हमने देखा ना मुंबई लोकल में, देखा आप लोगों ने न्यूज वाली, कि किस तरीके से वो भाग गया, और फिर उसके बाद से 400 सीसीटीवी कैमरास की मदद से उसको पकड़ा गया। तो कुछ ऐसी ही यहाँ पे सर्विलांस सिस्टम के लिए इसको बनाया गया है, जो लोगों की ना सिर्फ देखता रहेगा, और उनके जो फेस जो है डिटेक्ट करेगा, फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है ना। ये सेमी ऑटोनोमस नेविगेशन टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। ठीक है, 24/7 सिक्योरिटी प्रेजेंस यहाँ पर रहेगा, फ्रीइंग फ्रॉम द ह्यूमन पर्सन, पूरी तरीके से ये स्वयं स्वचालित है। अब यहां पर देखेंगे तो सिक्योरिटी तो दे ही रहा है, लेकिन मल्टी लैंग्वेज पैसेंजर इंटरेक्शन भी है। यहां पर आप अपने इससे इंटरेक्ट भी कर सकते हो, चीजें पूछ सकते हो। देन इसके अंदर एक और चीज लगी हुई है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। अगर किसी तरीके का थर्मल फायर या स्मोक हो रहा है, तो उसको भी ये डिटेक्ट करके अलार्म बजाएगा, जो कि प्लेटफॉर्म में एक बड़े अफरा तफरी को रोके। तो ये है ASC अर्जुन, जो ना सिर्फ सेफ्टी बल्कि आपकी इस क्वेरी को भी सॉल्व करने के लिए, और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अलार्म करने के लिए, जागृत करने के लिए भी काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रयान 4 की। चंद्रयान 4 पे बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इसरो यहां पर अभी जो खबर आ रही है, उसके तहत चंद्रयान का जो लॉन्चिंग है, लैंडिंग साइट है, उसको फाइनलाइज कर दिया गया है। तो चंद्रयान 4 हमारे एक ऐसा मिशन है जिसमें हम अपने लैंडर को भेजेंगे, मिट्टी उठाएंगे, और सैंपल लेकर के वापस आएंगे। 2028 में इसको टारगेट किया जा रहा है ना। यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग लैंडर्स को यहाँ पे उतारेंगे, और फिर उसके बाद से वहां से हम लेकर के आएंगे। तो ये आप देख सकते हो कि इनिशियल कोऑर्डिनेट्स के अनुसार M1, M3, M4, M5, अब M4 जो है ये हमारे फाइनलाइज किया गया है, जहां पर हम अपने M4 जो है
जहां पर हम क्या करने वाले हैं, अपने बोल सकते हैं कि पेलोड को उतारेंगे और फिर उसके बाद से ये चंद्रयान 4 से कलेक्ट होगा मिट्टी और वापस लेकर के आएंगे। तो MM4 ये सेलेक्टेड जोन है जो यहाँ पर देखेंगे, इसका जो जेंटल मीन स्लोप है ये 5 डिग्री है, जो कि सबसे सेफेस्ट है। यहाँ पे हमारे जो हजार्डियर डेंसिटी है वो सबसे कम है, देख सकते हो। मैक्सिमम लैंडिंग ग्रिड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो एवोल्यूशन यहाँ का जो एलिवेशन है ये भी सफिशिएंट है किसी भी रोवर को उतारने के लिए, जो 5334 है। तो फाइनली चंद्रयान 4 का लैंडिंग साइट फाइनल हो चुका है। ये एक ऐसा मिशन है जो 2028 में पहली बार हम चंद्रमा पर जाएंगे और वापस आएंगे। अभी इंसान नहीं जा रहे, अभी सिर्फ रोवर जाएगा और उसको वापस लाया जाएगा। चंद्रयान मिशन है क्या चीज? तो आप सभी लोगों ने चंद्रयान 1, 2 और 3 देखा होगा, लेकिन अब हम चंद्रयान 4 की बात कर रहे हैं, जिसके लिए टोटल बजट है 2104 करोड़ रुपए, जिसमें हम पहली बार अपने स्पेस डेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने रोवर को भेजेंगे। वो रोवर उतरेगा और फिर उसके बाद से ये हमारे रोवर उतरने के बाद वहां से मिट्टी कलेक्ट करेगा, वापस कनेक्ट होगा और उस मिट्टी को वापस लेकर के आएगा। दोस्तों, इस मिशन में आप देख सकते हो हमारे प्रोपोल्शनल मॉड्यूल PM है, ट्रांसफर मॉड्यूल TM है, री एंट्री मॉड्यूल RM है, AM भी है, एसेंडर मॉड्यूल। तो आप देख सकते हो ये PM है, देन उसके बाद से AM है, TM है और RM है, जो यहाँ पर लगाए गए। आपको ये नाम याद रखने हैं। कितने मॉड्यूल लगाए गए? 5 हैं। एक है हमारा प्रोपोल्शनल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, एसेंडर मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल। ये 5 मॉड्यूल लगाए गए हैं इसमें, जो मिट्टी को कलेक्ट करके वापस लाने के लिए सफिशिएंट होंगे। दोस्तों, चंद्रयान 4 हमारे सैंपल रिटर्न वाला है। चंद्रयान 5 जिसको ल्यूपेक्स मिशन के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें और भी हम हैवी रोवर को उतारेंगे, जिसका हमारे सपोर्ट करेगा जैक्सा। और लास्ट में हम लोग चंद्रयान 5 के बाद जब अगला मिशन करेंगे वो 2040 में होगा, जिसमें हम अपने इंसानों को अंतरिक्ष में उतारेंगे। तो फिलहाल चंद्रयान 4 पे फोकस करते हैं। 2104 करोड़ का बजट है। हमने यहाँ पर इसकी लॉन्चिंग साइट को फाइनल कर लिया है। 5 इसमें मॉड्यूल होंगे जो आपके सामने है। रोवर से लेकर के, ये रोवर है आपका, रोवर से लेकर के हमारे ये जो अलग अलग PM है, AM है, TM है और RM है, याद रखना है। दोस्तों, एक एक चीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लीजिए टफ आ रहा है, जैसे कि आपने UPSC का इस साल का एग्जाम देखा होगा, तो आपको भी हलवा देने वाला नहीं है। रिसोर्सेज बहुत उपलब्ध है। ये देखिए, सिर्फ एक आदमी आपको पढ़ा रहा है, कंटेंट बना रहा है, क्लास लाइव कर रहा है, थंबनेल बना रहा है, तो समझिए कि रिसोर्सेज अब उपलब्ध हो गए। यही काम पहले जब मैं अलग अलग कंपनीज में काम करता था 5-6 लोग करते थे, आज मैं अकेले कर पा रहा हूं, क्योंकि चीजें आसान हो गई हैं। और आप उस लेवल के अपग्रेड नहीं है तो आपको अधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं। सो पढ़िए इस डिटेल में जाकर के कि आप एग्जाम में जाके परफॉर्म करें। अब बात करते हैं इसरो के सेमी क्रायोजेनिक इंजन की, जिसमें 8th हॉट टेस्टिंग की गई विथ 88% थ्रस्ट के साथ। अब क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे क्रायोजेनिक की अगर बात करता हूं तो सिंपल सी एक छोटी सी मैं आपको थ्योरी बताता हूं कि हमारे यहाँ पे जो स्पेस होता है उसमें हमको जरूरत होती है फ्यूल की। तो फ्यूल में हम यहाँ पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्पेस में आप सभी ने पढ़ा होगा कि बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पृथ्वी पे भर भर के मिलती है, इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन स्पेस में जब इसकी हमारे पास नहीं होती है तो हमको इसका सिलेंडर लेके जाना होता है, इस पे मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद से हम इंजन को थ्रस्ट देते हैं। थ्रस्ट का मतलब वो पावर जिससे इंजन आगे जाए। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन में जब ये लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग कैरोसिन से रिप्लेस कर रहे हैं, कैरोसिन आप लोग जानते ही होंगे, इस्तेमाल भी किया होगा, तो ये बन जाता है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये हमारे कंबक्शन कैरोसिन है, ये यहां पे आइसोरिन जिसको हम कैरोसिन बोल रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से यहां से जाएगा और फिर उसके बाद से यहां पे आप देखेंगे ये दोनों मिल रहे हैं और फिर उसके बाद से ये कैसे इंजन को पावर दे रहे हैं। तो सिंपल सा है कि कैरोसिन की मदद से जब ऑक्सीजन, देखिए यहां पर आप देखोगे ऊपर की तरफ लिक्विड ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो स्पेस में काम आएगी, ये किस तरीके से इसको बर्न करने के लिए काम करे। तो सिंपल सी थ्योरी है, हमको सिर्फ सेमी क्रायोजेनिक इंजन में इतना जानना है कि हम एक चैम्बर में लेके जाएंगे ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को, LOX और कैरोसिन को ले जाकर के उससे हम कंबंसन कराएंगे, मतलब बर्न करेंगे, जिससे कि हमको मिलेगा थ्रस्ट और इंजन आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखाई देगा
जो आप यहाँ पे इसको फिट कर रहे हैं और फिर ये हमारा यूज होगा। तो ये काफी कारगर है और ये हमको 88% थ्रस्ट दे रहा है, मतलब 175 टन को ये हमारे लेकर के जाएगा। अगला जो इसकी टेस्टिंग होगी, कोशिश होगा कि 100% थ्रस्ट के साथ किया जाए, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं अगले बड़े इंपॉर्टेंट की, जो मुझे लगता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आर्टेमिस मिशन वो मिशन है जिसमें नासा ने अपोलो के बाद चंद्रमा को समझने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। आर्टेमिस 1 में हमने भेजा सैंपल के लिए, वापस आया। आर्टेमिस 2 पहली बार 1972 के बाद हमने मून की जो ट्रेजेक्ट्री है उस पे इंसानों को भेजा, लैंड नहीं किए, हमने सिर्फ इंसानों को भेजा और फिर उसके बाद से वापस आए। आर्टेमिस 3 में भी हम कुछ ऐसी टेस्टिंग करेंगे और फाइनली 4 वो मिशन होगा जिसमें नासा पहली बार मैन क्रू को फीमेल क्रूज में एक रहेगी साउथ पोल पर उतारने वाला है। तो नासा 2 की बात करते हैं, नासा 4 की भी करेंगे। तो नासा 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, 1 अप्रैल सन 2026 को यह मिशन हुआ और इस मिशन में पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एस्ट्रोनॉट्स को 10 दिनों की चंद्रमा की ट्रेजेक्ट्री में भेजा गया। हमने चंद्रमा पे उतारा नहीं है दोस्तों। ये देखिए, ये क्रू थे, रेड विस्मैन की अध्यक्षता में कमांडर थे जो कि हमारे एस्ट्रोनॉट हैं। देन विक्टर ग्लोवर है जो पायलट है। क्रिस्टीना कोच महिला है, पहली बार किसी महिला को चांद की हमारे मिशन पे भेजा गया। देन उसके से आप देख सकते हो एक कैनेडियन भी है, कनाडा भी इसमें सम्मिलित किया गया, जिनका नाम है जेमी हैंसन, जो यहाँ पे मिशन के स्पेशलिस्ट है और पहली नॉन अमेरिकन जो हमारे गए मून के मिशन पे। अब यहां पर देख सकते हो कि ये जो हमारा पूरा का पूरा पाथ था कुछ इस तरीके से, यहां से लॉन्च साइट है अमेरिका से, फिर ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे चंद्रमा का एक चक्कर काटा और चक्कर काटने के बाद ये वापस कुछ इस तरीके से गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया। तो ये कुछ ऐसा पाथ था जिसमें हमने ओरियन, ये आप देख सकते हैं ओरियन जो हमारा ये कैप्सूल है, इसका नाम ओरियन कैप्सूल है, वो कुछ इस तरीके से हमारा गया, चक्कर मारा, चंद्रमा पे उतरा नहीं है, ये बात आपको याद रखना है, चंद्रमा पे उतरा नहीं है और ये लगभग हमारे चक्कर मार के आ गया और ये अभी तक का किसी भी इंसान के द्वारा सबसे लंबी दूरी तय करके वापस आने का रिकॉर्ड बना दिया। तो क्रू ने लैंड पे उतरा नहीं बल्कि एक लूनर का फ्लाई बाय करके एक फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए लगभग 7400 किलोमीटर की दूरी तय की इसने और फॉर साइड ऑफ मून के दूर गया 7400 किलोमीटर वापस आया। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओरियन स्पेसक्राफ्ट का यहां पे इस्तेमाल किया गया, सब कुछ आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब इसके लिए जो वो हमारा कैप्सूल था उसको लगाया गया था स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट में, जो कि हमारे बहुत पावरफुल है। ठीक है, वो कैप्सूल का नाम, जो रॉकेट के ऊपर वो कैप्सूल लगा रहता है ना, जो आप यहाँ पे देख रहे थे, उसका नाम ओरियन कैप्सूल था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे इस आर्टेमिस मिशन को आप अपोलो 17 मिशन के बाद, ये स्टेटमेंट बन सकता है, अपोलो 17 1972 के बाद हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट के बाहर पहली बार इंसानों को भेजा जा रहा है। तो कई सालों के बाद 1972 से 2026 चल रहा है, आप देख सकते हैं कि पहली बार इंसानों को लोअर अर्थ ऑर्बिट से बाहर भेजा गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारे हुआ था और काफी इंपॉर्टेंट है। इसरो भी अपने गगनयान की लगातार टेस्टिंग कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रीहरिकोटा से हमने एक गगनयान का स्प्लैश टेस्टिंग की है। ये देखिए, जब कोई चीज गिरता है उसको स्प्लैश बोलते हैं, तो ये भी हमारा कैप्सूल है जिसको यहाँ पे एयरक्राफ्ट से ये हमने ड्रॉप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसको बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश करा रहा है, ताकि हम यहाँ पे उसकी चेक कर सके कितनी वो हमारे कैपेबल है। मिशन शक्ति सैट पार्टनरशिप। देखिए, हमारे यहाँ पे जो शक्ति है वो नारी शक्ति को कहा जाता है। तो नारी शक्ति मतलब हमारी जो यंग गर्ल्स हैं उनको कैसे हम स्पेस साइंस के सेक्टर में लेकर के आए, इसको लेकर के ये मिशन है और इसमें 12,000 यंग गर्ल्स को चुना गया, 108 कंट्रीज की, और उनको 120 घंटे का ऑनलाइन करिकुलम दिया जाएगा
जिसमें हम पेलोड फिजिक्स, पीसीबी डिजाइन और सैटेलाइट मैकेनिज्म सिखा रहे होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनमें से 108 फाइनलिस्ट चुने जाएंगे जिनको आगे हम बढ़ाएंगे। अब जो शक्ति सेट है उसके लिए हमारे कौन कौन से एलाइन पार्टनर हैं। स्पेस किड्स इंडिया पहला है, ठीक है, जिसकी फाउंडर है डॉक्टर श्रीमती कृष्णन। देन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जीबीयू। देन उसके बाद से इन स्पेस इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। देन ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये यहां पे है। टारगेट शक्ति प्लेटफॉर्म जो कि हमारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ये सैटेलाइट बनाया जाएगा इन नए चुने हुए लोग बच्चों की मदद से, लड़कियों की मदद से, जो यंग गर्ल्स बना रही होंगी उनको ये सैटेलाइट बनाने की फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन पहले उनका सिलेक्शन होगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, सीखें बिल्कुल स्क्रैच से, और फिर उसके बाद से जो फाइनलिस्ट होंगी वो इस हमारे मिशन का हिस्सा बनेगी। चलिए बात करते लोटक, डिस्कवरी ऑफ लोटक प्रोटो क्लस्टर की। सर लोटक का नाम सुनते ही हमें याद आती है हमारे नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में स्थित वो झील जो पूरे भारत की पहली फ्लोटिंग नेशनल पार्क के रूप में जानी जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे गैलेक्सीज का एक क्लस्टर देखा गया वापस से जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा, जिसको नाम दिया गया है लोटक का। मई 2026 में डॉक्टर रोनाल्डो लेसमैन के द्वारा इसको खोजा गया। तो जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना, अपने मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में लोटक झील में, जिसको केबुल नामजो नेशनल पार्क बोलते हैं, उसी तरीके से ये फ्लोटिंग क्लस्टर्स दिखाई गए हैं, जिसकी वजह से इनको ये नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं भारत की पहली 32 बिट स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर जो स्पेस के लिए बनाई गई है। इसका नाम है विक्रम 3201। 32 बिट की है इसलिए 3201। इसका क्रिएटर है इसरो। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा बनाया गया। इसका नाम विक्रम रखा गया है विक्रम साराभाई जी के नाम पे। अब इसकी जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है इसरो की, वो है एसएलसी चंडीगढ़ में, जो कि ये काम कर रही है। तो ये भारत की पहली 32 बिट की, 64 बिट की ध्रुव थी, 32 बिट की विक्रम है। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था कंबाइंड स्पेस साइंस टेक, और जो मुझे लगता है कि तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों इतनी सारी चीजें और इतने बढ़िया तरीके से आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें पसंद ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत की है वो आप लोगों को जरूर पसंद आई। तो उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको पसंद करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अगला वीडियो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे साल के डिफेंस के करंट अफेयर। आकाश तीर पूछा गया था, भी हाल में ही एक एग्जाम था बिहार के प्रोसिक्यूटर में। इसी तरीके से हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स बने, जितनी भी वॉर एक्सरसाइज हुई, जितने भी ऑपरेशंस हुए, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नए नए डिफेंस को लेकर के रिपोर्ट्स आई, सब कुछ एक क्लास में करना चाहते हो और वो जल्दी होगी। तो मिलते हैं उस कंटेंट के साथ, लेकिन तब तक के लिए इस पीडीएफ को देखो और रिवाइज करो। ये रहा हमारे टेलीग्राम, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, सर्च करो ये, या ये भी दोनों में ज्वाइन कर लीजिए, अच्छी बात है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून विथ अस ऑफिसर्स वे, जल्दी से जाके ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेक्शन होने वालों की बात नहीं करते, यहाँ पे बात करते हैं जो सिलेक्शन लेते रहते रह गए, जिनके ऊपर कोई नहीं ध्यान देता। तो हमारा ध्यान है उनके ऊपर। सिलेक्शन लो, आगे बढ़ जाओ, मत आओ मेरे पास, लाइफ में खुश रहो। मेरे पास वही आने चाहिए जो सिलेक्शन लेने से रह जा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं।